विश्वजीत सिंह आप सभी का स्टडी विद आकार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम जो समीक्षा अधिकारी के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं उसकी जो सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें पहला हमने स्टार्ट किया हुआ है आर्थिकी का, तो उसमें अगली जो 25 क्वेश्चन का जो सेट है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका सुगमता सूचकांक। पूछा कि निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सही है सुगमता सूचकांक के बारे में, तो इसको हम एज इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, एज इंडेक्स। इंडेक्स एज में क्या है कि ई का मतलब है इनहेंस, ए का एक्सेस एंड सर्विसेज और ई का है एक्सीलेंस। ठीक है, तो इसमें जो बैंकिंग सेक्टर का सुधार सूचकांक है, ठीक है, उस पैमाने पे देखा जाता है कि कौन सा बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा बैंक बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, बैंकिंग सुधार सूचकांक के प्लेटफॉर्म पे कौन सा बैंक सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है उसको आकलित करते हैं और उसको सम्मानित करते हैं। ठीक है, तो उस आधार पे अगर देखेंगे तो आपका पहला स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रदर्शन अंकित करने का तरीका है, और दूसरा ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लास्टिक मनी। ठीक है, प्लास्टिक मनी कहा जाता है, ये पूछा कि किसे कहा जाता है। तो आर्थिकी में जो है प्लास्टिक मनी का जो संदर्भ है वो क्रेडिट कार्ड से है आपका। ठीक है, क्रेडिट कार्ड को हम प्लास्टिक मनी कहते हैं क्योंकि इसके माध्यम से हम पैसे निकाल भी सकते हैं, अगर परचेजिंग करनी है तो उससे परचेज भी कर सकते हैं। कहने का मतलब वो एक पॉकेट है। ठीक है, तो मतलब जिसके माध्यम से हम परचेजिंग कर सकते हैं या रुपए की जगह हम लेन देन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ठीक है, इसलिए इसको हम क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीयक क्षेत्र। पूछा कि भारत में तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित है, तो तृतीयक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है। तो तृतीयक क्षेत्र वह क्षेत्र हैं जिसमें जो सेवा क्षेत्र या सेवा उद्योग के क्षेत्र उसमें शामिल होते हैं। इसमें आपका आ जाता है जैसे व्यापार है, ठीक है, और आपका होटल बिजनेस है, परिवहन है, ठीक है, और संचार, बैंकिंग, ये सब सेक्टर जो है तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे सेक्टर में, तृतीयक सेक्टर में मानव श्रम बल का बहुत उपयोग होता है, बहुत योगदान रहता है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, दूसरा आपका सही हो जाएगा, तीसरा जो है ये गलत है क्योंकि ये जुड़ा हुआ किससे है, प्राथमिक सेक्टर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्राथमिक सेक्टर में कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र आते हैं, तो उसमें क्या है कि वानिकी और मत्स्यिकी कृषि से संबंधित सेक्टर है, ये प्राथमिक सेक्टर में जाएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा बी, 1 और 2 सही है। तीसरा के बाद चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। ठीक है, वार्षिक आर्थिक समीक्षा, तो वार्षिक आर्थिक समीक्षा कौन तैयार करता है। भारत में आर्थिक समीक्षा जो है तैयार करने के लिए जिम्मेदार है आपका वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा तैयार करता है, इसे वार्षिक बजट से, ठीक है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। तो ये वार्षिक बजट से एक दिन पहले इसको संसद में वित्त जो मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री केंद्रीय सरकार में, वो इसको संसद में रखते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि पिछले वर्ष की आर्थिक स्थिति का समीक्षा की जाती है, वो उसका विवरण पूरा होता है। पिछले वर्ष की जो आर्थिक स्थिति रही है देश की उसका पूरा इसमें ब्यौरा होता है। और वर्तमान में कब अभी जो आया हुआ था वो क्या है, 31 जनवरी को आपका आर्थिक समीक्षा, और 1 जो फरवरी है, 1 फरवरी को आपका बजट आ जाता है। ठीक, तो उससे जस्ट एक दिन पहले वित्तीय मतलब आर्थिक समीक्षा आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रावधान का पूछा कि अवधि कब से कब लागू रहा है 13वां वित्त आयोग। तो 13वां वित्त आयोग का पहली बात तो देखेंगे इसका गठन कब हुआ है। ठीक है, तो इसका गठन हुआ था 2007 में इसको गठन किए थे, और इसकी जो सिफारिशों की जो अवधि है, हाँ, सिफारिश को लागू रहने का जो अवधि है वो 2010 से 2015 तक है। ठीक है, और उस समय के जो अध्यक्ष थे इसके विजय एन केलकर जी इसके अध्यक्ष थे। यहीं पे लिख देता हूँ मैं अध्यक्ष क्या, ठीक है, केलकर, विजय एन केलकर जी इसके थे। और इस समय कौन सा 15वां वित्त आयोग चल रहा है, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं NK सिंह जी हैं। और संविधान में अगर इसका प्रावधान देखेंगे तो संविधान में आपका आर्टिकल 280, ठीक है, आर्टिकल 200 यहाँ लिख देता हूँ, आर्टिकल आपका 280 के अंतर्गत इसको करते हैं, प्रत्येक 5 वर्ष बाद इसका गठन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 में पूछा कि ग्रेजुएटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है। ठीक है, तो ये प्रश्न थोड़ा पुराना है क्योंकि इसमें संशोधन आ चुका हुआ है, सरकार ने इसका जो लिमिट है वो बढ़ा दिया है।
उस प्रश्न काल के समय में इसका जो आंसर था 10 लाख था, और वर्तमान में जो इसकी है वो क्या है 20 लाख तक। ठीक है, वर्तमान में जो है 20 लाख तक अधिकतम सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कह रहा कि में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? बेसिकली ये इनकम टैक्स की बात कर रहा है, कब लगा था या कब शुरुआत इसकी की गई थी। तो ये अंग्रेजों के समय में, जो ब्रिटिश भारत के टाइम में चार्ल्स विल्सन जो थे, ठीक है, सर चार्ल्स विल्सन जो है, ये 1860 में आपका सबसे पहले इनकम टैक्स के को जिन्होंने लागू कर किया था, ये कुछ चुनिंदा अमीर और राजशाही परिवार थे, उन पर जो है इन्होंने कर आरोपित किया था। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी अधिनियम पूछा हुआ है कि सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था। तो सेबी अधिनियम आपका 1992 में पारित हुआ है। इसका जो पहले गठन हुआ था एक केंद्रीय मतलब मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव के आधार पर 1988 में इसे ले आए थे। ठीक है, पहले इसको हुआ था गठन, उस समय क्या ये संवैधानिक दर्जा इसको प्राप्त नहीं था। ठीक है, तो बाद में इसका एक अध्यादेश लाया गया जो 1992 में लाए हैं, फिर इसको पारित करने के बाद ये अधिनियम बना है। सेबी अधिनियम 1992 वही बना, तो 1992 में पारित हुआ है और उसको उसी के साथ ये संवैधानिक दर्जा इसे प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? तो इसमें पूछा है कि दीर्घकालीन राजकोषीय नीति, ठीक है, लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी की बात कर रहा है। तो 1985-86 के जो बजट भाषण में जो उस समय के तत्काल वित्त मंत्री थे वीपी सिंह जी, ठीक है, वीपी सिंह जी, इन्होंने इसकी घोषणा उस बजट के दौरान की थी, दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की थी। तो इस हिसाब से आंसर आपका ए है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेन का पूछा हुआ कि पेन के प्रारंभ में कह रहा है कि 5 अक्षर होते हैं, ठीक है, जैसे दर्शाया, और इसने पूछा कि पी का पूछा हुआ। तो आप देखेंगे ये टोटल 10 अंक होते हैं और ये 5 भागों में डिवाइडेड होता है। ठीक है, वो टोटल 10 अंक होते हैं और 5 भागों में डिवाइडेड होता है। शुरू के जो 3 अंक हैं आपका ये से ये, ठीक है, इसको देखेंगे ये अल्फाबेटिकली जो है ऑर्डर में होता है। ठीक है, ये जैसे जैसे जिसका क्रम वाइज होगा अल्फाबेटिकली उस हिसाब से ये होता है, A to Z मतलब जो क्रम आ जाए। और ये चौथा और 5वां ये थोड़ा अलग है। चौथा आपका जो है ये दर्शाता है कि कार्ड धारक, जो कार्ड जिसको मतलब जारी किया जा रहा है उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, और 5वां जो है इसका ये आप उसका सरनेम या उपनाम जो है वो बताता है। ठीक है, सरनेम तो नहीं, उपनाम कहिए, उपनाम बताता है। तो चौथा हमारे पूछा कि पी के संदर्भ में पूछा है, ये अलग अलग है। पी के यहाँ संदर्भ में क्या है हो जाएगा आपका होता है पर्सन। ठीक है, पी के संदर्भ में यहाँ पे पर्सन होता है। जैसे यहाँ पे आपका दिया है फर्म, तो इसके लिए यहाँ पे जो लिखा रहेगा वो एफ लिखा रहेगा। ठीक है, एफ लिखा रहेगा। और ये एच, ठीक है, एच को हम बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, और वैसे ही ये ए है, ए का इस यहाँ पे होता है AOP, इसका होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है। ठीक है, इसको ए से डिनोट करते हैं, इसको एफ से डिनोट कर रहे हैं, इसको एस से डिनोट कर रहे हैं। उसी तरह सी अगर लिखा हुआ है आपका, हाँ, सी लिखा है तो इसका मतलब है कि कंपनी की बात कर रहा है कि ये जो पैन कार्ड जारी हुआ है वो किसी कंपनी को जारी हुआ है। उसी तरह आपका अगर आप देखेंगे कि एल है, ठीक है, एल आप देखेंगे तो ये लोकल अथॉरिटी की बात करता है। ठीक है, ये लोकल अथॉरिटी, ये किसी लोकल अथॉरिटी को होगा। ठीक है, उसी तरह अगर बी देखेंगे, बी देखेंगे तो बी क्या होगा, ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात करता है, इसको हम बोलते हैं VOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। उसी तरह अगर जे लिखा हुआ है, ठीक ना, जे लिखा हुआ है तो वो जुडिशियल से हो जाएगा। ठीक है, जुडिशियल से आपका ये हो जाएगा। उसी तरह आपका अगर जी लिखा हुआ है, ठीक है, जी अगर लिखा हुआ है कहीं, मतलब चौथे स्थान पे यहाँ पे जी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि वो गवर्नमेंट की बात कर रहा है, गवर्नमेंट की कर रहा है। और जो 5वां है, 5वां का वो उपनाम को दर्शाता है। ठीक है, 5वां उपनाम को दर्शाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे के लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुमार हो सकता है। ठीक है, अगर एस लिखा हुआ है तो सरनेम में सिंह हो सकता है, जी लिखा जैसे गुप्ता हो सकता है। उस तरह ये जो है चौथा और 5वां है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए। पी की बात कर रहा है तो व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर की बात कर रहा है, यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस की बात हो रही है, कि पूछ रहा है कि डायरेक्ट टैक्सेस की पूछ रहा है कि कौन कौन से आते हैं।
तो डायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत हम जानते हैं आपका आ जाता है कॉर्पोरेट टैक्स है, ठीक है, उसी तरह आपका आयकर है, ठीक है, आयकर आ जाएगा, इनकम टैक्स आ जाएगा, इनकम वाला हिस्सा आ जाएगा, इनकम आ जाएगा, ठीक है, और संपत्ति वाला है ये वेल्थ टैक्स आ जाएगा, कॉर्पोरेट आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये डायरेक्ट टैक्सेस है। और ये जो तीनों दिए हैं हुए हैं ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, अप्रत्यक्ष कर हैं ये, ठीक है, ये अप्रत्यक्ष कर है, ये अप्रत्यक्ष है। और ये जो है आपका संपदा जो है या वेल्थ टैक्स इसको बोलते हैं, ये आपका डायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का सृजन पूछा कि सृजन योजना आयोग का किया गया था, मतलब किसके द्वारा किया गया था इसका सृजन। तो हम सब जानते हैं कि 15 मार्च 1950 को जो है 15 मार्च 1950 को इसको एक केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के आधार पर इसका गठन किया गया था योजना आयोग का, ठीक है। तो एक गैर संवैधानिक संस्था थी और परामर्श के लिए परामर्शदायी निकाय था। जो गवर्नमेंट आप आई थी 2015 में, मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने 2015 में इसको समाप्त करके इसके स्थान पे इन्होंने नीति आयोग का गठन किया, ठीक है, नीति आयोग ले आए। नीति आयोग, इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो पदेन अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जो इसका पदेन अध्यक्ष होता है नीति आयोग का, और वर्तमान में जो इनके उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी जी हैं, ठीक। तो इसमें आपका ये आंसर हो जाएगा सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को हमें मिलाना है, ठीक है। ये योजनाएं दी गई हैं और ये पूछा हुआ कि शुरुआत करने का इनका वर्ष क्या है। तो पहला आपका देखेंगे कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, और उसके बाद है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जवाहर योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसको हम देखते हैं। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आपकी आया है 99 में, तो इसका इसलिए हो जाएगा 3। और स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना ये आपका 97 में आया है, तो इसका हो जाएगा 1। जवाहर रोजगार योजना आपका आया है 89 में, तो इसका हो जाएगा 2। और ये स्वास्थ्य मिशन वाला आया 2005 में, तो इसका हो जाएगा 4। इस हिसाब से देखेंगे 3, 1, 2 और 4। तो ऑप्शन में आप देखें 3, 1, 2, 4, यानी कि आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी है। तो हम ये देखते हैं, तो जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी भारत की, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी ये 1902 से 1907 तक, इस पे जो है मानव विकास पे, मतलब सभी पहलुओं को मिला के मानव विकास पे इस पे बल दिया गया था। इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची 1 और सूची 2 को हमको मिलाना है। तो पंचवर्षीय योजनाएं दी गई हैं और उसका मॉडल पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, पहली मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो हैमर डोवर मॉडल पर पहली वाली आधारित थी, तो इसके लिए हम 2 यहाँ लिख लेते हैं। उसी तरह पूछा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना हम जानते हैं कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, तो इसका 4 हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना आपका एस चक्रवर्ती जी मॉडल पर आधारित थी, तो इसका 1 हो जाएगा। और चतुर्थ अशोक रुद्र पर आधारित थी, 3 हो गया, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे 2, 4, 1, 3, इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पूछा हुआ कि नीति आयोग ने कब चालू किया था। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वही आकांक्षी जिला प्रोग्राम पूछ रहा है। तो आकांक्षी जिला प्रोग्राम जो है ये चालू किया गया है नीति आयोग द्वारा 2018 में, जनवरी 2018 में। इसके अंतर्गत जो है 112 जो देश के सबसे पिछड़े 112 जिले थे, उनके प्रभावी, त्वरित और प्रभावी विकास पर इसमें फोकस किया गया था, ठीक है। तो इसके अंतर्गत इन्होंने 112 जिलों को चयनित किया हुआ था, ठीक। और उनको उन जिलों में 5 जो क्षेत्र ऐसे थे जिन पर फोकस किया गया था, 5 क्षेत्रों पर। तो 5 क्षेत्र हम अगर देखते हैं, ठीक है, कौन कौन से थे। तो 5 क्षेत्र में आप देखेंगे, एक हो जाएगा आपका स्वास्थ्य एवं पोषण, ठीक है, कृषि एवं जल संसाधन, और उसके बाद अवसंरचना है, और एक क्षेत्र आपका वित्तीय समावेशन था, और इसी में कौशल विकास भी है, ठीक है, कौशल विकास इसी के अंतर्गत आ जाएगा।
और एक क्षेत्र और आपका है इसमें, शिक्षा का जो क्षेत्र है वो आ जाएगा। शिक्षा आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, एक शिक्षा है। तो 5 क्षेत्रों पे फोकस किया गया था इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में, ठीक है, और 112 जिले जिसमें फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में जो है रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाता है, ठीक है। रोजगार विहीन मतलब कि रोजगार जो है उस दशक में काफी कम रहा है। तो आप देखेंगे कि जो 1991 से 2000 तक का समय था, ठीक है, ये वाला पीरियड 1991 से लेके 2000 तक का, इसमें 8वीं और 9वीं, ठीक है, पंचवर्षीय जो योजनाएं थी ये इसके अंतर्गत आती हैं। इस दौरान जो समृद्धि की जो के साथ जो रोजगार का सृजन नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इसको रोजगार विहीन दशक कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक पूछा कि कौन थे, तो इसके पुस्तक के लेखक थे BS मिन्हास जी थे, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को हमें मिलाना है, ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को हमें मिलाना है। तो देखते हैं, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश का जो है इसका गठन हुआ था 1955 में, तो इसका हो जाएगा आपका 4, ठीक है। और इसका देखेंगे आप औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास ये 1964 है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1। और भारतीय औद्योगिक वित्त विकास निगम, ठीक है, ये 1948 में हुआ है, तो इसका हो जाएगा आपका 2। और सिडबी आपका 90 में हो जाएगा, यानी कि 3, ठीक है। तो 4, 1, 2, 3 इस हिसाब से लगता है मुझे कि कुछ यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गलती हुई है, क्योंकि इसका जो वर्ष है ICI का वो आपका 4 ही है, मतलब 1955 में हुआ है। और औद्योगिक विकास निगम IDBI का, इसका हम देखते हैं तो ये 1964 हो जाता है, इसको ऐसे मिला दीजिए। और IFCI ये 1948 में हुआ है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 में, और सिडबी आपका 1900। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो A का 4 सही, B का 2, तो ऑप्शन में कुछ गलती है, ठीक है। तो ये ही आपका मतलब ऑप्शन बनेगा, ठीक है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, ऑप्शन में टाइपिंग में ये मिस्टेक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाबार्ड का मुख्यालय पूछ रहा है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो नाबार्ड का मुख्यालय हम लोग को पता ही है कहाँ पे है। नाबार्ड का मुख्यालय जो है आपका मुंबई में है, ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है UPPCS का। तो ये नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, और इसका जो गठन हुआ था 1992 में, 1992 में इसको किया गया है। किसके दौरान, कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना थी उस समय पे, हाँ, 6ठी जो पंचवर्षीय योजना थी, 6ठी पंचवर्षीय योजना थी के योजना के अंतर्गत इसको उसी के मतलब अंतर्गत क्या उसी के दौरान ये किया गया है। 1982 में इसका हुआ गया था। ये क्या है, ये कृषि जो है ऋण के लिए जाना जाता है, कृषि क्षेत्र में जो ऋण है उसको उपलब्ध कराता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक। तो आप देखेंगे कि इनकी स्थापना का बेसिकली टाइम पूछ रहा है, टाइम पीरियड की क्या क्या रहा है। तो आप इसमें देखेंगे इसका जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो 1975 में गठित हुआ है, ठीक है। नाबार्ड अभी हमने देखा ही, नाबार्ड 1992 में इसकी स्थापना हुई है। और ये स्व सहायता समूह बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ठीक है, तो ये कब आया है, तो ये आया है आपका लिंकेज प्रोग्राम 1992 में, ठीक है, ये आपका आया है 1992 में। और किसान क्रेडिट वाला अब हमें पता है, किसान क्रेडिट 1998 में। इस हिसाब से अगर क्रम लगाएंगे तो सबसे पहले आपका क्रम आएगा 4, फिर 1, और फिर आपका 2, और फिर 3। तो इस हिसाब से देखिए कि कौन सा आंसर आपका बैठ रहा है, तो इस हिसाब से एक आंसर आपका बैठ रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय पूछ रहा है, ठीक है। तो सिडबी ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है UPPCS द्वारा। तो इसका जो है लखनऊ में है, ठीक, लखनऊ में ये सिडबी का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना जो है अभी हमने पढ़ाई कि ये 1990 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक।
और ये किस लिए जानी जाती है? तो ये पुनर्वित्त संस्था है जो पुनर्वित्त उपलब्ध कराती है और ये अल्पकालिक ऋण को उपलब्ध कराती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो केंद्र मतलब कर्मचारी हैं जो उनको वेतन में महंगाई के कारण जो क्षतिपूर्ति होती है, मतलब क्षति जो होती है उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ठीक है, CPI-W औद्योगिक इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है, W इसको बोलते हैं CPI, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर IW, ठीक है। इसी के आधार पर इसका प्रयोग किया जाता है इनके जो क्षतिपूर्ति को, इसमें इसी के आधार पर इनको जो महंगाई भत्ता वगैरह देते हैं वो इसी के आधार पर देते हैं। ठीक है, तो इससे जो इनको वेतन में जो क्षति होती है महंगाई की वजह से वो उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है। और इसको अगर देखेंगे कि जारी कौन करता है तो ये लेबर और मंत्रालय का लेबर मंत्रालय का जो श्रम ब्यूरो है उनका जो है श्रम ब्यूरो द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा बी। 24 इसमें भी आपको सूची 1 और सूची 2 को हमें मिलाना है। तो देखते हैं सूची 1 क्या पूछा हुआ है। ये बैंक दिए हुए हैं और इनका प्रकार पूछा है कि ये कौन से हैं। तो हम सब जानते हैं इंडियन बैंक जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, तो इस हिसाब से 4 हो जाएगा। ICI जो है निजी क्षेत्र का बैंक है, तो इस हिसाब से ये 3 हो जाएगा। और सिटी बैंक जो है ये बाहर की बैंक है, विदेशी बैंक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। और सारस्वत जो है ये सहकारी बैंक है, तो इस हिसाब से ये 2 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन देखेंगे 4, 3, 1, 2 डी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किस बैंक ने किसानों तक आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब का निर्माण किया है? तो किसान क्लब की जो मतलब इसका गठन किया था वो भारतीय स्टेट बैंक ने किया था। ठीक है, ये हमारा 25 क्वेश्चन का सेट था, ठीक है, जो अब खत्म हो गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और आगे हम अगली जो फिर 25 सेट का जो क्वेश्चन का सीरीज है अब लेके आएंगे।